सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेके आए कक्षा 10 का जो वार्षिक परीक्षा 2025 में जो आपके पेपर होने वाला विषय आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान। यहाँ पर देख सकते हैं माध्यमिक परीक्षा तक कक्षा 10 समय आपके 3 घंटे 15 मिनट पूर्णांक 80 अंक के रहने वाले। तो इस प्रकार से ये सामान्य दिशा निर्देश दे रखे। आइए देखिएगा, खंड अ में आपको दे रखा है। यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो प्रश्न है, जर्मन बलूत किसका प्रतीक है? आज़ादी का, शांति की चाह का, एक नई युग का सूत्रपात या बहादुरी का? तो इसका उत्तर हो जाएगा द बहादुरी का। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं निम्न में से किस राज्य में लाल पीली मृदा पाई जाती? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? तो इसका उत्तर करेंगे उड़ीसा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न है 3, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1974, 1973, 1975 या 1976? तो इसका सही उत्तर करेंगे 1973। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं निम्न में से कौन सा रेशा गोल्डन फाइबर कहलाता? सूती, ऊनी, जूट या रेशमी? तो इसका उत्तर करेंगे जूट। फिर यहाँ पर देख सकते हैं सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया? 1950, 1952, 1956 या 1960? तो इसका उत्तर करेंगे 1960। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं पारंपरिक चीनी किताब किस शैली में बनाई जाती? कोरियन शैली, संगाई शैली, एक्रोडियन शैली या वुड ब्लॉक शैली? तो आपको पता होगा कि जो प्रिंट की शुरुआत हुई थी चीन से हुई थी, और जो प्रिंट है एक्रोडिन शैली जो एक तरफा लिखी जाती थी। क्या लिखी जाती थी? पेपर के एक तरफ ही प्रिंट की जाती थी, क्योंकि वो पेपर था थिन था, पतला था, इसलिए। तो एक्रोडिंग शैली यानी एक पेपर के एक साइड की तरफ ही प्रिंट की जाती। तो एक्रोडिंग शैली करेंगे। फिर नेक्स्ट देखिएगा, आदि औद्योगिक व्यवस्था पर नियंत्रण किसका था? सौदागरों का, मजदूरों का, किसानों का या बुनकरों का? तो किसका करेंगे आप? सौदागरों का। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों ने किस महाद्वीप को नक्शे पर लकीरें खींचकर आपस में बांट लिया था? क्या है? 1885 में यूरोप के ताकतवर जो जितने भी देश थे ना, उसने किस महाद्वीप को लकीरें खींचकर आपस में बांट लिया था? एशिया को बांट लिया था, अमेरिका को, अफ्रीका को या अंटार्कटिका को? तो इसका उत्तर करेंगे अफ्रीका को। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या 9 है, बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग, जेम्स ऑगस्ट हिक्की, राजा राममोहन राय और गंगाधर भट्टाचार्य? तो इसका उत्तर करेंगे जेम्स ऑगस्ट हिक्की। 1780 के अंदर बंगाल गजट का प्रतिपादन किया था, संपादन किया था। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट विद्यार्थियों देख सकते हैं 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार एकात्मक है? यानी एकात्मक यानी एक ही दल है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका या बेल्जियम? तो इसका आप उत्तर करेंगे, क्या करेंगे? श्रीलंका। श्रीलंका में जो सरकार है वो एकात्मक है। फिर जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, या समाज और द्वारा स्त्री और पुरुष को दो दी गई असमान भूमिकाएं, या बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, या लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान अधिकार न मिलना? तो इसका उत्तर करेंगे समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। इसमें ब वरना है। फिर नेक्स्ट देखिए कि निम्न में से किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? दो दल है, भारत, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका या पाकिस्तान? तो यहाँ पर जो दो दल हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है, और भारत के अंदर क्या है? बहुदलीय है। भारत के अंदर क्या है? बहुदलीय है। पाकिस्तान में भी बहुदलीय है और फ्रांस में भी बहुदलीय है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं वर्तमान में विश्व में निम्न से किस प्रकार की सरकारों की संख्या अधिक है? राजतंत्रात्मक सरकार, लोकतंत्रात्मक सरकार, तानाशाही सरकार या सीमित राजतंत्र सरकार? तो वर्तमान में विश्व में किस प्रकार की जो सर्वाधिक संख्या है? तो वो लोकतंत्रात्मक सरकार होगी। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ प्रश्न संख्या आप देख सकते हैं भारत में साक्षरता दर के आधार पर सबसे अधिक अच्छी स्थिति निम्न से किस राज्य की है? राजस्थान, केरल, बिहार या पंजाब? तो साक्षरता की दृष्टि से वो केरल की स्थिति अच्छी है। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है? ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो लोग हैं कर्ज किस लिए लेते हैं? आवास के लिए लेते हैं, फसल उद्योगों के लिए लेते हैं, विदेशी यात्रा के लिए या पारिवारिक आय के लिए? तो फसल उद्योगों के लिए लेते हैं। तो इसमें आपको ब फिलअप करना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न संख्या, उपभोक्ता शोषण का मूल कारण क्या है? अशिक्षा, अमीरी, मजदूरी या उपयुक्त सभी? तो इसका उत्तर करेंगे अशिक्षा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है
विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदारीकरण, निजीकरण, राष्ट्रीयकरण या वैश्वीकरण? तो इसका उत्तर करेंगे वैश्वीकरण। इसमें जो यहाँ पर देख सकते हैं 18 नंबर जो प्रश्न है इसमें आपको करना है द वैश्वीकरण। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 1 से लेकर 6 तक। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ? तो 1707 में हुआ। भारत को पौधे का मूल स्थान माना जाता है, पौधा, तो इसमें आपको भारत ही लिखना है। क्या लिखेंगे? भारत। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आयात व निर्यात का अंतर ही देश का क्या कहलाता है? व्यापार संतुलन। इसमें आपको व्यापार संतुलन लिखना है। क्या लिखना? व्यापार संतुलन। फिर यहाँ पर देख सकते हैं लोकतांत्रिक सरकारों में फैसले में तानाशाही की तुलना किसकी होती है? ज़्यादा होती है। इसमें आप क्या लिखेंगे? ज़्यादा। 4 में क्या लिखेंगे? ज़्यादा। और इसमें लिखेंगे व्यापार संतुलन। क्या लिखेंगे? व्यापार संतुलन 3 में। ठीक है, और इसमें लिखेंगे भारत, और इसमें लिखेंगे 1707। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट जो 5 नंबर प्रश्न है, किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर करेंगे सकल घरेलू उत्पाद। इसमें क्या लिखेंगे? सकल घरेलू उत्पाद। फिर नेक्स्ट है कोई भी इस आशा से किया जाता है कि ये परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेगी, तो इसमें लिखेंगे निवेश। क्या लिखेंगे? निवेश। नेक्स्ट देखिएगा कॉन लॉ क्या है, फिर कैलीग्राफी क्या है, फिर यहाँ पर देख सकते हैं मार्टिन लूथर कौन था। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कॉन लॉ था, जिसमें जो लिखेंगे ब्रिटिश सरकार ने जिन कानूनों के सहारे मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी, ब्रिटिश सरकार ने जिन कानूनों के सहारे मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी, उन्हें कॉन लॉ कहा जाता है। फिर यहाँ पर कैलीग्राफी क्या है? तो हाथ से सुंदर व सुडोल अक्षरों में लिखने की कला को कैलीग्राफी कहते हैं। कैलीग्राफी किसे कहते हैं? हाथ से सुंदर और सुडोल लिखने की कला को कैलीग्राफी करते हैं। और कॉन लॉ क्या है? तो ब्रिटिश सरकार ने जिस कानून के सहारे मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी उसे कॉन लॉ कहा जाता है। फिर मार्टिन लूथर कौन था? तो मार्टिन लूथर जर्मनी का धर्म सुधारक था। वह पोप तथा कैथोलिक चर्च का कट्टर विरोधी था। मार्टिन लूथर कौन था? तो जर्मनी का वह धर्म सुधारक था, और पोप और जो कैथोलिक चर्च है उसका कट्टर विरोधी था। फिर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र मानव और दूसरे जीवधारी मिलकर एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव और दूसरे जीवधारी मिलकर एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। फिर किसी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? तो विनिर्माण उद्योग को कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं किसी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? विनिर्माण उद्योग को। भारत में सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो इसका उत्तर लिखेंगे हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। फिर यहाँ पर देख सकते हैं बेल्जियम ने 1970 से 1993 के बीच कुल कितने संविधान संशोधन किए थे? तो यहाँ पर देख सकते हैं बेल्जियम ने 1970 से 1993 के बीच अपने संविधान में कुल 4 संशोधन किए थे। फिर यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या, जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज की व्यवस्था बनाने वाले 2 समाज सुधारकों के नाम लिखिए। तो इसमें लिखेंगे ज्योतिबा फुले और ईवी रामास्वामी पेरियार। फिर यहाँ पर देख सकते हैं पारदर्शी प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? तो पारदर्शी प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें लोकतंत्र के निर्णय कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं। पारदर्शी प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें लोकतंत्र के निर्णय कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं, यानी किसके अनुसार लिए जाते हैं? कानून के अनुसार। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका उत्तर आप लिखेंगे मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यमवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की ज़रूरतों को ख़त्म करते वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत पैदा करती हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हैं अंग्रेजों के समय भारत का विदेश व्यापार कैसा था? तो अंग्रेजों के समय भारत कच्चे माल का निर्यातक एवं निर्मित माल का आयातक था। अंग्रेजों के समय भारत का विदेश व्यापार कैसा था? तो यानी कच्चा जो भारत का माल है निर्यात करता था, और जो निर्मित माल है वो आयात करता था। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आरटीआई का पूरा नाम क्या है? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्या लिखेंगे? राइट टू इन्फॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं रोमानीवाद से आप क्या समझते हैं? तो रोमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक विशेष प्रकार की, तो आइए देखते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। रोमानीवाद से आप क्या समझते हैं? रेशम मार्ग से किन वस्तुओं का व्यापार होता था? एजेंडा 21 के मुख्य उद्देश्य क्या है? और फिर यहाँ पर देख सकते जूट के उत्पादन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ बताइए। फिर नेक्स्ट देखिएगा।
नेक्स्ट जो प्रश्न है, विभिन्न स्तरों पर गठित सरकार के बीच सत्ता की साझेदारी पर टिप्पणी लिखिएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक गतिविधियां सम्मिलित की जाती हैं? संगठित व असंगठित क्षेत्र में कोई दो अंतर बताइए। फिर यहाँ पर देख सकते हो, वही कौन से विभिन्न तरीके जिनके तहत देशों को परस्पर संबंधित किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर 13वां प्रश्न, विकास मापन का यूएनडीपी मानदंड किन पहलुओं से विश्व बैंक के उदाहरण से अलग है। फिर यहाँ पर 20वीं सदी के प्रथम दशक तक भारत में औद्योगिकरण की व्यवस्था में आई परिवर्तनों का वर्णन कीजिएगा। अथवा में दे रखा, फिर यहाँ पर देख सकते हैं। फिर ये 15 नंबर प्रश्न है, इसमें भी अथवा में दे रखा है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं 17 नंबर ये प्रश्न है। फिर यहाँ पर ये 18 नंबर प्रश्न है और ये 19 नंबर जो प्रश्न है। सारे प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं आप। फिर ये 20 नंबर प्रश्न है, देख लीजिएगा। अंतिम प्रश्न नेक्स्ट देखिएगा इन सभी प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, रोमानिवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता। रोमानिवाद भावनाओं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रवादी भावनाओं पर जोर देता था। इसने एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाने पर बल दिया। फिर नेक्स्ट देखिएगा, रेशम मार्ग से अनेक वस्तुओं का व्यापार होता था। इस मार्ग से चीनी रेशम तथा पोल्ट्री, भारत व दक्षिण पूर्वी एशिया से कपड़े, मसाले विश्व के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोना चांदी जैसे बहुमूल्य धातु इसी मार्ग से यूरोप से एशिया पहुंचती थी। रेशम मार्ग द्वारा व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता था। फिर यहाँ पर देख सकते हैं एजेंडा 21 के मुख्य उद्देश्य थे। भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना, समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटाना, प्रत्येक स्थानीय निकाय अथवा स्थानीय एजेंडा तैयार करना। फिर यहाँ पर देख सकते हैं 7 नंबर जो प्रश्न था उसका उत्तर करेंगे। उत्पादन परिस्थितियाँ, जुट की वृद्धि काल के दौरान उच्च तापमान की आवश्यकता होती हैं। जुट की खेती के लिए बाढ़ के मैदानों की जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी आदर्श होती हैं। फिर 8 नंबर जो प्रश्न था उसका उत्तर करेंगे। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता की साझेदारी, शासन की सत्ता का विभाजन जब केंद्र और सरकार और प्रांतीय सरकार के बीच किया जाता है तो उसे विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। सत्ता के ऐसे विभाजन को सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। दोनों प्रकार की साझेदारी सरकारों को सत्ता का बंटवारा संविधान किया जाता है। फिर 9 नंबर प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है राज्य है जिसका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होता तथा जिसमें सभी नागरिक कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता होती है। राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न था विद्यार्थियों, यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न जो 10 नंबर था ना आपके, कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक गतिविधियाँ सम्मिलित की जाती है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि कार्य, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, आखेट, संग्रहण, मुर्गी पालन आदि आर्थिक गतिविधियाँ सम्मिलित की जाती है। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 11। प्रश्न जो 11 था, संगठित व असंगठित क्षेत्र में कोई दो अंतर बताइए। तो संगठित क्षेत्र में श्रमिकों को नियमित रोजगार उपलब्ध होता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को रोजगार के संबंध में असुरक्षा रहती है। संगठित क्षेत्र में प्राय सरकार का नियंत्रण होता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। फिर प्रश्न 12 था, वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा देशों को परस्पर संबंधित किया जा सकता है। तो विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन, वस्तुओं सेवाओं का आदान प्रदान, विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश, फिर नवीनतम एवं उन्नत प्रौद्योगिकी आवागमन ऐसे महत्वपूर्ण तरीके हैं जिनके द्वारा देशों को परस्पर संबंधित किया जा सकता है। फिर 13 नंबर जो प्रश्न था, विकास मापने का यूएनडीपी का मानदंड किन पहलों में विश्व बैंक के मानदंड से अलग है। तो विश्व बैंक देशों के विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय के मानदंड का उपयोग करता है, जबकि यूएनडीपी के मानदंड में प्रति व्यक्ति आय के अतिरिक्त शैक्षिक एवं स्वास्थ्य स्तर को भी आधार बनाया गया है। इस प्रकार यूएनडीपी मानदंड विश्व बैंक के मानदंड से अधिक बेहतर है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो 14 नंबर प्रश्न था, 20वीं सदी के प्रथम दशक तक भारत में औद्योगिकरण की व्यवस्था में आए परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से आपको ये वर्णन करना है। फिर अथवा में था, बुनकरों एवं गुमास्तों के बीच टकराव की स्थिति का क्या प्रभाव हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं, इसका उत्तर इस प्रकार से करना है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं 15 नंबर जो प्रश्न था, बाढ़ के बचाव के लिए 3 सुरक्षा उपाय लिखिएगा। तो यहाँ पर ये 3 सुरक्षा उपाय हैं, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्नों के उत्तर नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।